हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए अब हम लोग आगे डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। कल हमने ग्वाटेनमो बे की कहानी पढ़ी थी। आज हम देखेंगे सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया, यानी कि नागरिकों का अधिकार सऊदी अरेबिया में कैसा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये भी। द केस ऑफ ग्वाटेनमो बे लुक्स लाइक एन एक्सेप्शन। आपको ग्वाटेनमो बे की कहानी अगर देखें पढ़िएगा तो लगेगा कि कुछ अलग है, ऐसा होता नहीं है हर जगह। ठीक है। For it involved the government of one country denying rights to the citizen of another country, क्योंकि इसमें एक सरकार ऐसी है, एक देश की सरकार, जो दूसरे देशों के नागरिकों को कोई अधिकार नहीं दे रही। Let us therefore look at the case of Saudi Arabia। तो चलिए अब हम देखते हैं सऊदी अरेबिया, वहाँ क्या होता है। द पोजिशन ऑफ सिटीजन विथ रिगार्ड टू देयर गवर्नमेंट, और उनका जो रिश्ता है, जो पोजीशन है नागरिकों की उनके सरकार के प्रति कैसी है, या सरकार का नागरिकों के प्रति कैसी है। कंसिडर दीज फैक्ट। अब इसमें आपको 5 फैक्ट दिए गए हैं इस बात को समझाने के लिए कि वहाँ सऊदी अरेबिया में नागरिकों का संबंध सरकार से, या सरकार का व्यवहार नागरिकों के प्रति कैसा है। द कंट्री इज रूल्ड बाय हेरिडिटरी किंग। आपको पता ही है कि सऊदी अरेबिया में हेरिडिटरी राजा, यानी कि जो जिसके माता पिता पहले राजा थे, फिर बेटा राजा हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का शासन वहाँ है। एंड द पीपल हैव नो रूल इन रिगर इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स। और कोई रोल नहीं है नागरिकों का राजा को चुनने का या उन्हें बदलने का या उनको चुनने का, कुछ भी नहीं है। सेकंड क्या है, द किंग सेलेक्ट द लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। और राजा को ही सारा अधिकार है कि वो संसद के सभी सदस्यों का चुनाव करे, और एग्जीक्यूटिव यानी वो काम करने वाले जो पदाधिकारी होते हैं उनका चुनाव करे। ही अपॉइंट द जजेस, वो जज का भी, राजा ही जज का भी अपॉइंटमेंट करता है। कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजन, और अगर कोई जजेस फैसला लेते हैं किसी तरह की तो उसको चेंज करने का अधिकार भी राजा को है। थर्ड है, सिटीजन कैनॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते, एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ना ही कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या कोई राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। मीडिया कैनॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट मोनार्क डज नॉट लाइक। वहाँ के अखबारों में भी वो कोई भी चीज़ नहीं छप सकती जिसे राजा पसंद नहीं करता, यानी कि राजा के पसंद के अकॉर्डिंग ही मीडिया में खबरें छपती हैं। देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म के मामले में कोई फ्रीडम नहीं, जैसा हमारे देश में हर तरह का आप जो मर्जी आए, जिस धर्म को मानना चाहे आप मान सकते हो, वहाँ ऐसी कोई फ्रीडम नहीं है। एवरी सिटीजन इज़ रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। वहाँ के हर नागरिक को मुसलमान होना होता है। नॉन मुस्लिम रेजिडेंट कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। और जो नॉन मुस्लिम है, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है, अब आज की दुनिया में आप जानते ही हो कि हर देश के लोग जो है दूसरे देश में जाकर नौकरी वगैरह करते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। तो वैसे में क्या है कि वहाँ पर काम करने के लिए जाएंगे तो क्या हम उनको मुसलमान बन जाते हैं? वो नहीं, वो अपना धर्म मानते तो हैं, लेकिन बस अपने घर तक ही सीमित रहता है। बाहर निकलकर वो कोई भी ऐसा अपना धर्म सेलिब्रेट नहीं कर सकते, जैसे हमारे यहाँ होली दिवाली होता है उस तरह से नहीं कर सकते। विमेन आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शन। महिलाओं के ऊपर भी बहुत तरह की रेस्ट्रिक्शन होती है, रोक टोक है। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ 2 women। और अगर आप कहीं अदालत में गए और आपको गवाही देनी होगी तो 2 महिलाओं की गवाही इक्वल टू 1 पुरुष की गवाही होती है, यानी 1 पुरुष की गवाही और 2 महिलाएं गवाही देंगी, तब जाकर वो इक्वल टू 1 पुरुष होगा। This is true not just of Saudi Arabia. There are many countries in the world where several of these conditions exist। और ये सिर्फ सऊदी अरेबिया के मामले में सच नहीं है, ऐसे बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहाँ पर इस तरह की कंडीशन देखी जा सकती है। अब देखिए एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। वहाँ पर एक प्रजाति या जाति के नाम पर किस तरह से मारकाट हुई है वो उसके बारे में बताया गया है। कोसोवो
यू माइट थिंक दैट दिस इज़ पॉसिबल इन द एब्सोल्यूट मोनार्की। फिर भी आपको जब आप सऊदी अरेबिया की कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ चलो यहाँ पर तो राजतंत्र है, तो राजतंत्र में तो राजा की अपनी मर्जी चलेगी चलेगी। बट नॉट इन कंट्री विच चूज देयर रूलर। लेकिन आपको क्या लगता है कि जहाँ पर जनता ने अपने रूलर को चुना है, अपनी सरकार को चुना है, वहाँ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है क्या? जस्ट कंसिडर दिस स्टोरी फ्रॉम कोसोवो। तो चलिए एक कहानी कोसोवो की भी देखते हैं कि वहाँ क्या हालत है। दिस वॉज ए प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया। कोसोवो जो है यूगोस्लाविया का एक हिस्सा है, प्रोविंस है, प्रांत कहते हैं ना, वो प्रांत है। बिफोर इट स्प्लिट, उस समय यूगोस्लाविया का बंटवारा नहीं हुआ था। In this province, the population was overwhelmingly ethnic Albanian। और यहाँ पर जो आबादी है वो ज़्यादा बहुतायत आबादी जो है इथनिक अल्बेनियन की है। बट इन द एंटायर कंट्री सर्ब्स वर इन मेजॉरिटी। लेकिन अगर युगोस्लाविया के पूरे देश को आप देखो तो वहाँ पर सर्बियन लोग ज़्यादा हैं। नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट मिलोसेविक और मिलोसेविच, उनका प्रोनाउंसिएशन जो है मिलोसेविच होगा, मिलोसेविच हैड वन द इलेक्शन। यहाँ पर क्या हो, बहुत ही संकीर्ण विचार वाले एक व्यक्ति जिनका नाम था, जो कि एक सर्ब थे और उनका नाम था मिलोसेविच, उसको जनता ने इलेक्शन में जिताया। हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी होस्टाइल टू कोसोवो अल्बेनियन। लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो बहुत ही वो होस्टाइल थे अल्बेनियन कोसोवो के प्रति। मतलब उनका रवैया जो था बड़ा ही वायलेंट था उनके प्रति, कोसोवो में रहने वाले अल्बेनियन के प्रति। ही वॉन्टेड द सर्ब टू डोमिनेट द कंट्री, क्योंकि मिलोसेविच चाहते थे कि पूरे देश पर सर्बियन लोगों का राज चले। Many Serb leaders thought that ethnic minority like Albanians should either leave the country or accept the dominance of Serb। और यहाँ पर बहुत सारे सर्बियन लीडर जो थे वो चाहते थे कि ये जो माइनॉरिटी में अल्बेनियन है ना, वो या तो देश को छोड़ दें, छोड़ के चले जाएं कहीं और, या फिर सर्बियन लोगों का जो डोमिनेंस है या जो उनका प्रभुत्व है उसको स्वीकार कर लें। This is what happened to an Albanian family in the town of Kosovo in April 1999। और ये घटना जो है वो अप्रैल 1999 की है और ये कोसोवो में एक परिवार के साथ, एक अल्बेनियन परिवार के साथ ये घटना हुई थी। 74-year-old Batisha Hoxha was sitting in her kitchen with her 77-year-old husband। 74 वर्षीय बातिशा होक्सा जो थी वो अपने रसोई में अपने पति, जिनकी उम्र 77 वर्ष की थी, इजेट नाम था उनका, उसके साथ बैठी थी। स्टेइंग वार्म बाय द स्टोव। और किचन में ये लोग स्टोव के पास बैठे हुए थे, अपना हाथ सेक रहे थे ठंड के मौसम में। दे हैड हर्ड एक्सप्लोजन। उन्हें बहुत धमाके बाहर में सुनाई दिए, बट डिड नॉट रियलाइज दैट सर्बियन ट्रूप हैड ऑलरेडी एंटर्ड द टाउन। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई कि कोसोवो शहर में जो है सर्बिया के सैनिक आ गए हैं। The next thing she knew, 5 or 6 soldiers had burst through the front door and were demanding, "Where are your children?" लेकिन इसके पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, 5-6 सैनिक जो थे वो धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए और उनसे पूछा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। The shot is at 3 times in chest, recalled बातिशा। तब बातिशा याद करती हुए बताती हैं कि और इतना पूछने के बाद उन्होंने उसके पति इज़्ज़त को 3 गोलियां मारी। विद हर हस्बैंड डाइंग बिफोर हर। अब उसके पति गोली लगने के बाद गिर पड़े, मरणावस्था में हो गए। द सोल्जर्स पुल्ड द वेडिंग रिंग ऑफ हर फिंगर। और जाते जाते उन्होंने क्या किया कि आपको पता ही है ना, क्रिश्चियन लोग में वेडिंग रिंग पहनते हैं, तो उन्होंने वेडिंग रिंग पहन रखा था, तो उस वेडिंग रिंग को उनकी उंगलियों से खींचकर निकाल लिया सैनिकों ने। एंड हर फिंगर एंड टोल्ड हर टू गेट आउट। और उसको कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। I was not even outside the gate when they burned the house। और अभी जब तक ये भागकर बाहर निकले, और बाहर निकलते ही उन्होंने देखा बातिशा होक्सा ने कि उनके घर को सैनिकों ने आग लगा दी है। She was standing on the street in the rain
with no house, no husband, no possession but the clothes she was wearing. और वो घर के बाहर खड़ी थी, तब बारिश होने लगी थी। उनका उनका ना तो कोई घर था, ना पति थे, ना ही कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके सहारे से वो आगे जीवन जीती। और बस वही कपड़ा जो उन्होंने पहन रखा था और घर से बाहर भागी थी, बस उसी कपड़े में वो रह गई थी। This new report was typical of what happened thousands of Albanian in that period. और ये तो एक कहानी है, ऐसी हजारों कहानियां हैं जो कि वहाँ के अल्बेनियन लोगों के साथ हुई थी। Do you remember that this massacre was being carried out by the army of their own country? और आपको याद है ना कि ये बात जो है, ये घटना, ये जो मारकाट हुई थी, ये ऐसी आर्मी के साथ हुई थी जो कि उनके खुद के देश की थी, है ना? By army of own country working under the direction of leader who came to power through democratic election. और आर्मी जो थी उनके डायरेक्शन पर काम कर रही थी, जिस नेता को जनता ने चुनकर वहाँ तक पहुँचाया था, यानी जिसे जिताया था और जो सरकार चला रहे थे, जनता द्वारा ही जिताए गए थे। This was one of the worst instances of killing based on ethnic prejudice in recent times. और ये सबसे बुरी जो है वो बड़ा बुरा उदाहरण है मारकाट का, सिर्फ एथनिक ग्राउंड पे कि तुम दूसरी प्रजाति के हो, हम दूसरी प्रजाति के हैं, है ना? हाल फिलहाल में ऐसी घटना और कहीं भी नहीं हुई है। Finally, several other countries intervened to stop the massacre. जब इस तरह की कई घटनाओं का समाचार आने लग गया तो कई देशों ने इसमें पहल की कि भाई ये क्या क्या हो रहा है देश के अंदर। मिलोसेविच लॉस्ट पावर, तब क्या हुआ, मिलोसेविच को गद्दी छोड़नी पड़ी। वॉज ट्राइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और इनके ऊपर मुकदमा भी चला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहाँ पर इनको ये बताया कहा गया अदालत में कि इन्होंने मानवता के विरुद्ध काम किया है। अब हम समझेंगे राइट्स इन डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र में अधिकार का क्या मतलब होता है। थिंक ऑफ ऑल द एग्जाम्पल दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। 3 एग्जाम्पल हमने देखे, एक ग्वाटेमाला बे का, दूसरा सऊदी अरेबिया का, और तीसरा एथनिक मैसेकर इन कोसोवो का। The prisoner in the Guantanamo Bay, women in Saudi Arabia, Albanian in Kosovo, if you were in their position, what would you have wished? अगर आप इनकी स्थिति में होते तो आप क्या कामना करते, क्या आपकी इच्छा होती? If you could, what would you do to ensure that such thing do not happen to anyone? और अगर आपको ये छूट दी जाए तो आप बताओ कि ऐसा क्या करोगे कि जिससे इस तरह की घटना दोबारा कहीं भी ना हो। You would perhaps desire a system where security, dignity and fair play are assured to everyone. तब आप सबसे पहले ये कहेंगे कि आपकी इच्छा है कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पर आप सिक्योर्ड फील करें, आपका सम्मान हो और आपके साथ फेयर बिहेवियर किया जाए, यानी कि आपके साथ भेदभाव ना हो। You might want, for example, that no one should be arrested without proper reason. आप ये भी चाहेंगे कि बिना किसी कारण के किसी को गिरफ्तार न किया जाए। एंड इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद ही उस व्यक्ति को कुछ कहा जाए। एंड इफ समवन इज अरेस्टेड, अगर किसी को गिरफ्तार कर भी लिया जाता है, ही और शी शुड हैव फेयर चांस टू डिफेंड देमसेल्फ, तो उसको इतना अधिकार तो मिलना चाहिए कि वो सफाई दे सके कि हाँ उसने ये काम अगर किया है तो गलत किया है, या फिर उसने ये काम नहीं किया है, किसी और का काम है, उसको सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। You might agree that such assurance cannot apply to everything. हाँ, ये जरूर है कि आप इस बात से एग्री करेंगे कि इस तरह की एश्योरेंस हर जगह तो नहीं की जा सकती। One has to be reasonable in what one expect and demand of everyone else, for one has to grant the same to everyone. अगर आप किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो उसे आपको अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए। सिर्फ दूसरे के लिए कहकर आपको छूट नहीं मिल सकती, अगर से या सिर्फ अपने लिए आप नहीं कह सकते। अगर अधिकार की बात होती है तो सबको बराबर अधिकार। अगर कोई व्यक्ति आपको मारता है तो आप शिकायत करते हो, तो आपको भी किसी को मारने का अधिकार नहीं है ना? तो इस तरह से क्या है कि जो चीज़ आप खुद अपने लिए चाहते हैं वही चीज़
आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना देखना चाहिए कि दूसरा भी वही चीज़ चाहेगा, है ना? But you might insist that assurance does not remain on paper, that there is someone to enforce these assurances, that those who violate these are punished. और अगर सिर्फ assurance होने से तो काम नहीं चल सकता, है ना? उसको लागू भी करना ज़रूरी है ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर कोई इसको तोड़ता है, कोई नियम बना हुआ है जिसका पालन सबको करना है, कोई तोड़ता है तो उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। In other words, you might want the system where at least a minimum is guaranteed to everyone, powerful or weak. तब आप ऐसी सिस्टम चाहेंगे जहाँ पर कम से कम सबको समान अधिकार तो मिले, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अधिकार कहने का चाहे वो बहुत ताकतवर हो या कमज़ोर हो, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। रिच और पुअर, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, जनसंख्या के मामले में उनकी संख्या ज़्यादा हो या कम हो। दिस इज़ द स्पिरिट बिहाइंड थिंकिंग अबाउट द राइट्स। यही सोच जो थी, इसके कारण ही इतने तरह के अधिकार बनाए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्हाट इज़ राइट यानी अधिकार क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक जो भी मैंने समझाया है, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्हाट आर राइट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। और ये मुझे कमेंट करके आप बता भी सकते हैं कि आप मैं जो कुछ भी एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको ठीक से समझ में आ रहा है ना, और अगर कुछ कमी है तो उसे भी आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।